हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9। और लेसन नंबर 9 का नाम तो सभी को पता ही है, क्या है बच्चों? प्रकाश है, ठीक है। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कि किस प्रकार से हम चिन्ह समझने वाले हैं, ठीक है। यानी जो दर्पण है उनमें जो चिन्ह होते हैं बच्चों, वो किस किस प्रकार से होने वाले हैं, कौन सी स्थिति में धनात्मक चिन्ह होगा, कौन सी स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह होगा, वो सारी बातों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद आपको इसको लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बच्चों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। यानी चिन्ह किस प्रकार से होंगे बच्चों, ठीक है। तो समझने के लिए बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है बच्चों। और ये जो दर्पण है, ध्यान देखिएगा बच्चों, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर ये हम मुख्य अक्ष बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? ये हमारा है मुख्य अक्ष। सभी को पता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है ओ, और इसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव बोलते हैं बच्चों। सभी को पता होगा ना कि ओ जो होता है किसका काम करता है बच्चों? ध्रुव का काम करता है, ओके। अब सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं बच्चों। सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे बच्चों, पहली बात हम यहाँ पर समझेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, बच्चों ध्यान देना इस बात को, कि पहली बात हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष का मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये क्या है बच्चों? ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब समझ रहे हो, चाहे इधर चले या इधर चले, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे इस दिशा में अगर डायरेक्शन जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलते हैं तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर मापी गए जो दूरियां होती है बच्चों, ना, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जो मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापने वाले बच्चों? ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई सभी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव से, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, ना बच्चों ध्यान देना, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है, ठीक है ना। पहली बात आपको क्या समझना है बच्चों? पहली बात आपको ये समझना है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर बच्चों जो दूरियां होगी वो कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको पता है अगर हम घर से कहीं मतलब कहीं पर भी हमें जाना होता है, जैसे कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, हमें किसी की बारात में जाना होता है, किसी के जिम में जाना होता है, कहीं पर भी जाना होता है, एवरीथिंग, कहीं पर भी जाओ तो आप कहां से जाते हो सभी बच्चों को पता है, हम घर से निकलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो घर है उसको हम ध्रुव बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? ध्रुव, यानी जहां भी हम जाएंगे वो हमारे घर से जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी देखो बच्चों, चाहे आप दाईं ओर जाओ, यानी कि हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आप चाहे दाईं ओर चलो, चाहे आप बाईं ओर चलो, है ना, बाईं ओर चलो, आपको चलना कहां से पड़ेगा बच्चों? ध्रुव से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहली बात हम यहाँ पर कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर रखना, समांतर बच्चों, है ना, समांतर सभी दूरियां समांतर जो होगी वो ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहां से मापेंगे बच्चों? ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं बच्चों कि देखो ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के, ये ध्रुव है बच्चों, ये क्या है हमारा? ध्रुव। इसके दाईं और दूरियां होगी बच्चों, ये होगी धनात्मक। कैसी होगी? धनात्मक। यानी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के दाईं ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों, ये कैसी होगी? धनात्मक होगी। जबकि बाईं ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों, ये कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है। यानी कि
मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हमारा, इसके समांतर ध्रुव के दाईं ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों धनात्मक होगी, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के बाईं ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस बात को भी हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होगा बच्चों ये मुख्य अक्ष के, ध्यान देना बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देना बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के, ध्यान देना बच्चों, ध्रुव है ना, मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के दाईं ओर, ध्यान देना, दाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होगी बच्चों, दूरियां धनात्मक है ना, धनात्मक जबकि बाईं ओर मापी गई दूरियां, जबकि बाईं ओर मापी गई दूरियां जो होगी बच्चों कैसी होगी ऋणात्मक, कैसी होगी, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि बच्चों ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर ध्रुव के दाईं ओर जो दूरियां होगी वो धनात्मक होगी, जबकि बाईं ओर की जो दूरियां होंगी बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर है ना, ये बात आपको समझ में आया कि अगर दाईं ओर की दूरियां मापेंगे तो धनात्मक लेंगे, जबकि बाईं ओर की दूरियां जो मापेंगे वो ऋणात्मक आने वाली। ठीक है, लेकिन किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के दाईं ओर, और इधर भी मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के बाईं ओर। ठीक है, ओके, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चों। अब तीसरे पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है बच्चों, ध्यान देना, समझना अच्छी तरह से, आपको समझना है इस बात को, है ना, अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो ये तो हमारा दाईं ओर हो गया था, ले रे दाईं ओर। इसके बाद बच्चों अगला जो पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट ये आता है कि ये जो मुख्य अक्ष है बच्चों, आपको सभी को पता है क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसके लंबवत, अब लंबवत की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत का मतलब 90 डिग्री के एंगल से हम दूरियां मापेंगे, है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ध्यान रखना बच्चों, ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों होगी धनात्मक, और लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां जो होगी बच्चों, लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां वो नीचे की ओर, है ना, लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां जो होगी बच्चों वो होगी कैसी, वो ऋणात्मक होगी। क्लियर है ना बात। तो हमने समझा कि मुख्य अक्ष, देखो बच्चों ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां होगी वो धनात्मक होगी, और नीचे की ओर जो दूरियां होगी, लंबवत नीचे की ओर जो दूरियां होगी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि मुख्य अक्ष के, ध्यान देना बच्चों, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, कहां की ओर बच्चों, ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक कैसी होगी बच्चों, धनात्मक, लंबवत ऊपर की ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों कैसी होगी, धनात्मक, जबकि नीचे की ओर, है ना, ध्यान देना बच्चों, नीचे की ओर मापी गई दूरियां जो होगी बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक, कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी मापेंगे वो धनात्मक होगी, और लंबवत नीचे की ओर जो दूरी मापेंगे बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर है, तो ये बात आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, और इसके साथ आपको फिर ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। तो वापस से बच्चों मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा एक बार, ध्यान देना सभी बच्चे। पहली बात हमने देखा कि मुख्य अक्ष, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर या हम बाईं ओर की बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर या बाईं ओर दोनों तरफ की अगर अपन बात करें तो सभी दूरियां बच्चों कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी हम बात हमने देखी बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के दाईं ओर मापी गई जो दूरियां होगी बच्चों धनात्मक होगी, जबकि ध्रुव की बाईं ओर मापी गई दूरियां बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट की हमने बात की थी। थर्ड पॉइंट हमने देखा बच्चों कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो मापी गई दूरियां होगी वो धनात्मक होगी, और लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होगी बच्चों, वो ऋणात्मक होगी। क्लियर है ना बात। तो आई होप बच्चों आपको ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझ में आई होगी। अब बच्चों इसको मैं
इसको मैं अलग अलग यानी कि सबसे पहले हम अवतल दर्पण और फिर उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग बारी बारी से बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह ना सके, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे पास ये हमारे पास अवतल दर्पण है बच्चों। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। आप सभी जानते हो जो अवतल दर्पण होता है इसमें ये ध्रुव होगा, यहाँ पर F होगा मुख्य फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा C, ठीक है। तो यानी कि अब देखो बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं सपोज दैट बच्चों, आप देखो कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है F होती है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बच्चों ये वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम R से लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? आप ये देख रहे हो कि जो अवतल दर्पण होता है, पहली बात समझो बच्चों, अवतल दर्पण में अगर मैं बात करूं F का मतलब यानी फोकस दूरी, अवतल दर्पण में ध्यान देना बच्चों, फोकस दूरी यानी F और वक्रता त्रिज्या आपको नोट करना है बच्चों, है ना। वक्रता त्रिज्या यानी कि R का मान जो होगा बच्चों, का मान सदैव कैसा होगा बच्चों? सदैव ऋणात्मक होगा। सदैव कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अच्छा बच्चों, माइंड में आ रहा होगा कि सर ये क्यों हुआ? बच्चों ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने देखा कि ध्रुव के मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव के बाईं ओर मापी गई जो दूरियां होती है बच्चों, वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए हम अवतल दर्पण में देख रहे हैं कि जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, ये ध्रुव के कहाँ है? बाईं ओर माप रहे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। इसलिए इनका मान ध्यान रखना, आप फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होगी बच्चों? ऋणात्मक होगी, ठीक है। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है बच्चों, उत्तल दर्पण में ये बात आपको क्लियर हो गई। उत्तल दर्पण में आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि इसमें प्रतिबिंब जो दूरी होगी बच्चों, प्रतिबिंब दूरी हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया कि प्रतिबिंब दूरी क्या होती है बच्चों। प्रतिबिंब दूरी इसको V से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी जो होती है अवतल दर्पण में, ये धनात्मक भी हो सकती है बच्चों, और यानी कि हम कह सकते हैं धनात्मक भी हो सकती है, और यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, और बच्चों ये नेगेटिव व ऋणात्मक भी हो सकती है ना। धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई बच्चों आपको कि प्रतिबिंब जो दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि अगर प्रतिबिंब दर्पण के हम कहें दाईं ओर बनता है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है बच्चों? दर्पण के दाईं ओर बनता है, जो प्रतिबिंब दूरी आएगी बच्चों कैसी आएगी? धनात्मक आएगी, ठीक है। और यदि प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के बाईं ओर बनता है बच्चों, कहां बनता है? बाईं ओर बनता है, तो फिर जो प्रतिबिंब दूरी आएगी बच्चों कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। इसका मतलब हमने देखा कि जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब दूरी जो है बच्चों धनात्मक भी आ सकती है और ऋणात्मक भी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और बात यहाँ पर याद रखनी है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है बच्चों, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब जो बच्चों प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बच्चों, इसको हम h से लिखते हैं, h डैश से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बच्चों? h डैश से लिखते हैं। और ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी बच्चों, ये अवतल दर्पण में धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है ना। धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है, कहां बनता है बच्चों? ऊपर की ओर बनता है, जो फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई वो धनात्मक आएगी। और यदि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के नीचे की ओर बनता है, तो फिर दूरी कैसी आएगी बच्चों? ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक और पॉइंट की हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, क्योंकि अच्छा उसको मैं दोनों में यानी उत्तल और अवतल दोनों में शामिल बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, अवतल दर्पण की बात हम कर रहे हैं। कौन सी दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पणों में क्या क्या चिन्ह रहने वाले हैं, ध्यान देना बच्चों। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होगी बच्चों, यानी F और R का मान हमेशा कैसा आएगा बच्चों? हमेशा ऋणात्मक आएगा। अगर बच्चों आपको अवतल दर्पण दिया गया है और बोला गया है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो आपको बिना सोचे समझे जो F का मान लेना है, कितना लेना है? -15 सेंटीमीटर लेना है। क्योंकि हमने देखा अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी आएगी बच्चों हमेशा ऋणात्मक आने वाली है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर होगी, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों
कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। इसके बाद प्रतिबिंब दूरी जो होगी बच्चों, प्रतिबिंब दूरी जो यानी v का जो मान होगा ये धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक कब होगा बच्चों, यदि जो प्रतिबिंब है बच्चों दर्पण की दाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी फिर धनात्मक आएगी, और यदि प्रतिबिंब बच्चों दर्पण की बाईं ओर बनता है तो फिर प्रतिबिंब दूरी बच्चों कैसे आने वाली है, ऋणात्मक आने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर अपन बात करें यानी h डैश की अगर अपन बात करें तो इसका मान धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। किसमें, अवतल दर्पण में। धनात्मक कब होगा बच्चों, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है बच्चों तो फिर वो धनात्मक आएगी प्रतिबिंब ऊंचाई, और यदि प्रतिबिंब जो है बच्चों वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी बच्चों ऋणात्मक आने वाली है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये अवतल दर्पण से ये जो चिन्ह परिपाटी है समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण की। ध्यान देना बच्चों, उत्तल दर्पण में क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से सिचुएशन होने वाली है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में चिन्ह किस किस प्रकार से लेंगे हम। अब उत्तल दर्पण की हम बात करने वाले बच्चों। आप देख रहे हो कि ये कौन सा दर्पण में बना रहा हूं बच्चों, ये हमें बना रहा हूं, मैंने बना दिया उत्तल दर्पण बना दिया। ठीक है, अब आप बच्चों ये बताइए ये मुख्य अक्ष हो जाएगी हमारे, इधर होगा F होगा और इधर होगा C, क्योंकि आपने उत्तल दर्पण पढ़ा है। अगर बच्चों आपने अभी तक उत्तल और अवतल दर्पण की डेफिनेशन यानी गोलीय दर्पणों का जो वीडियो है अगर वो नहीं दिखाए तो पहले उसको जाकर के देखिए, तब जाके आपको ये समझ में आने वाले कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ध्रुव हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखिए जो मुख्य फोकस है ये हम कहें कि दर्पण की कहाँ पर है, दाईं ओर है, तो ये हमारा F हो जाएगा और यहाँ से लेकर ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप देख रहे हो बच्चों की जो ये उत्तल दर्पण है हमारा, कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में बच्चों आप देख पा रहे हो कि इसमें जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है ये दर्पण ये कहां पर है, दाईं ओर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कहूं यहां पर पहले पॉइंट के बाद कि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है बच्चों, उत्तल दर्पण में आप देख रहे हो कि फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f व वक्रता त्रिज्या का जो मान होगा बच्चों यानी कि कैपिटल R का मान सदैव जो बच्चों है सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होगा। यानी बिना सोचे समझे अगर बच्चों आपको उत्तल दर्पण दिया गया है और वहां पर फोकस दूरी भी जैसे मान लो आपको दे दी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है तो बच्चों ये किसमें लेनी है, प्लस में लेनी है। किसमें लेनी है आपको, प्लस में, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों इसमें जो फोकस दूरी आएगी ये दर्पण के कहां पर आती है, मुख्य यानी कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर होती है बच्चों। ठीक है, देख लो आप समांतर दाईं ओर है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर बच्चों बात करना है प्रतिबिंब दूरी। किसकी बात करनी है, प्रतिबिंब दूरी, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो है इसका सिग्न कैसा होने वाला है, यानी v का मान जो आएगा धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। तो बच्चों प्रतिबिंब दूरी इसमें हमेशा धनात्मक आएगी। कैसी आएगी, धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी बच्चों, कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दाईं ओर ही बनता है, दर्पण के दाईं ओर ही बनता है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब जो दूरी आएगी बच्चों वो हमेशा धनात्मक आएगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट बात करें बच्चों तीसरे पॉइंट की, तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर अपन बात करें यानी h डैश की अगर अपन बात करें बच्चों तो ये भी यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान भी इसमें हमेशा धनात्मक ही आएगा। और धनात्मक इसलिए आता है बच्चों क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा बच्चों मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ता है। कहां बढ़ता है बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ता है, इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी हमेशा बच्चों कैसी आएगी, धनात्मक आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। बात समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो उत्तल दर्पण में है इसमें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का मान धनात्मक आएगा, प्रतिबिंब दूरी भी इसमें हमेशा कैसी आएगी बच्चों, धनात्मक आएगी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश है वो भी इसमें हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों इसमें मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा हमेशा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, लिखने नोट कर सकते हो बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आपने प्रतिबिंब दूरी की बात कर ली, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कर ली, फोकस दूरी की बात कर ली, वक्रता त्रिज्या की बात कर ली दोनों में, लेकिन आपने अभी बिंब की बात नहीं की।
क्योंकि प्रतिबिंब तभी तो बनेगा ना जब हम बिंब दर्पण के सामने बिंब रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बिंब दूरी का जो मान आएगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, दोनों दर्पण की मैं एक साथ बता रहा हूँ, दोनों में कंपेरिजन यानी हम कह सकते हैं दोनों में समान होगा बच्चों, ठीक है। कैसे होगा बच्चों समान, ध्यान दीजिएगा इस बात पे थोड़ा। जैसे आपने अभी ये बनाया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों, ये हमारे पास है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है बच्चों, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये इसमें यहाँ पर ध्रुव है और यहाँ पर F है और यहाँ पर ये C है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर बच्चों बना देता हूँ, उत्तल दर्पण बना देता हूँ, ये मैंने उत्तल दर्पण बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तल दर्पण के ये यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब बच्चों आप बताइए, सोच के बताइए बच्चों, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ कि इस दर्पण में हम, जैसे मान लो हमें इसमें अपना फोटो देखना है बच्चों, हमें अपना प्रतिबिंब देखना है, तो हमें दर्पण के किस साइड में खड़ा होना है। तो यानी बच्चों आप कहेंगे कि सर हमें बाईं ओर खड़ा रहना पड़ेगा, इसमें भी बच्चों हमें बाईं ओर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अगर आप इधर की साइड में खड़े होते हो तो फिर इधर तो पॉलिश हो रही है ना, फिर अपना चेहरा देखोगे कैसे, बताइए मुझे। क्या देख, आपको अपना चेहरा दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, आप कहोगे सर नहीं कैसे देख पाएंगे हम, इधर खड़े होने के बाद इधर तो पॉलिश हो रही है तो फिर चेहरा कैसे देखेंगे हम, बहुत बढ़िया बच्चों, नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको हमेशा इसमें भी इधर खड़ा रहना पड़ेगा, यानी कि बाईं ओर खड़ा रहना पड़ेगा बच्चों, बाईं ओर रहना पड़ेगा। और इसमें भी यानी उत्तल दर्पण में भी आपको बच्चों बाईं ओर रहना पड़ेगा और अवतल दर्पण में भी हमेशा आपको बाईं ओर रहना पड़ेगा। क्योंकि इधर देखो इसका परावर्तक पृष्ठ यानी खुली जो सतह है बाईं ओर है, इसमें भी बाईं ओर है बच्चों, ठीक है। तो आपको हमेशा बाईं ओर रहना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं दोनों के लिए, यानी उत्तल दर्पण है ना, देखो ध्यान से बच्चों, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण है ना, वह अवतल दर्पण दोनों में हमेशा बिंब जो होता है बच्चों, बिंब जो होगा बच्चों दर्पण के बाईं ओर होता है, ठीक है, बाईं ओर होता है, ठीक है। हमेशा कहां पर होगा बच्चों, बाईं ओर होता है, हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है। अतः हम कह सकते हैं बिंब दूरी जो आएगी बच्चों, बिंब दूरी जिसको हम स्मॉल यू से लिखते हैं बच्चों, स्मॉल यू से लिखते हैं, इसका मान, बिंब दूरी का मान जो होगा, का मान सदैव बच्चों, सदैव कैसा होने वाला है, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक, या हम कह सकते हैं नेगेटिव होगा। बात समझ में आई आपको। तो यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, जो उत्तल चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, हमेशा जो बिंब होगा बच्चों वो बाईं ओर होगा, किधर होगा, बाईं ओर होगा। इसलिए बिंब दूरी का जो मान आएगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, वो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझ में आई होगी। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट अच्छे करके बताइए कि आपको इसमें कौन सा पार्ट सबसे अधिक पसंद आया है। तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों, और हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो फैला दो बच्चों इस वीडियो को, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।